चलो भाई साहब, क्या स्टार्ट करना है सर? बताओ, आप बताओ आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, है ना? आप लोग डिस्कस करो, आप बताओ। कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फोटो, सर यहाँ पे फोटो तो आप नरेंद्र मोदी जी की दिखा रहे हो, तो फिर बोलो क्या स्टार्ट करना है? इनको देख के आपको क्या याद आ रहा है? सर इनको देख के तो हमको पॉलिटिक्स की याद आती है, मतलब हमारे पॉलिटिशियन है बहुत बड़े कंट्री के, समझ में आई बात? तो यस गाइस, हम लोग आज हमारे करंट अफेयर्स का क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पॉलिटिकल अफेयर्स चैप्टर। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पॉलिटिकल अफेयर चैप्टर। कौन है भाई ये हमारी कंट्री के? प्रधानमंत्री है भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज हूँ नरेंद्र मोदी जी। ये तो बताने की भी अब जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता है। इतने बड़े बड़े इतने अच्छे काम ये करते हैं कि इनके बारे में मैं क्या बोलूं अब ज्यादा, है ना? खैर, तो हम लोग अभी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटिकल अफेयर चैप्टर। सर ये अफेयर अफेयर हुई, अब फिर अफेयर अफेयर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, पॉलिटिकल अफेयर चैप्टर भाई साहब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपडेट्स, जो किससे रिलेटेड है? जो प्योरली रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। समझ में बात? यानी भाई साहब बहुत 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 मजा आने वाला है, क्योंकि भाई क्या की बात होने वाली है आज? पॉलिटिक्स की बात होने वाली है। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, मेरे को तो बहुत रहती थी अपने टाइम में, है ना? किसके बारे में जानने की? पॉलिटिक्स के बारे में जानने की। तो भाई साहब बस यही पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें मैं आपके साथ क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बातें करूंगा, और यही बातों बातों में हमारी क्लास क्या हो जाएंगी? खत्म भी हो जाएंगी। और आई गारंटीड, आई अश्योर्ड यू दैट कि आपके दिमाग में सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा? फिट कर दूंगा। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, एज इन ये अपडेट्स आपको बताने के पहले, एज इन ये चैप्टर आपके साथ में स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपका कुछ बेसिक्स बैकग्राउंड तैयार करूंगा, कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा चीजों के बारे में, है ना? कि गवर्नमेंट क्या होती है, कितने टाइप की गवर्नमेंट चल रही है हमारे कंट्री में, है ना? किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, क्या होता है, एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं। बहुत उत्सुकता रहती है लोगों में सुनने की, सिर्फ नाम ही पता रहता है लोगों को, बहुत सारे बच्चों को तो एमपी क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं, उसकी डिटेलिंग नहीं मालूम रहती है। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सारी चीजें एकदम दिल थाम के बैठ जाओ, ये सारी चीजें हम आपके सामने आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे भाई साहब। समझ में आई बात? सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक करके आपके सामने पूरा बैकग्राउंड तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं अपने शीट पे। अब बात करता हूं अगर मैं किसकी, हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी, तो भाई साहब हमारी कंट्री में ना दो टाइप की गवर्नमेंट रन करती है। हमारी कंट्री में कितनी टाइप की गवर्नमेंट रन करती है? दो टाइप की गवर्नमेंट क्या करती है? रन करती है। फर्स्ट इज जिसको हम बोलते हैं सीजी, एजीओजी नहीं डाला, सीजी, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी वाली हमारी कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट, एसजी। समझ में आई बात? अब सब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सर दो दो गवर्नमेंट, क्या जरूरत है दो दो गवर्नमेंट की? एक गवर्नमेंट से काम नहीं होता है? तो आंसर इज नो। साहब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, उसके अंदर एक गवर्नमेंट से काम नहीं हो सकता। तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के लिए कितनी गवर्नमेंट है? दो गवर्नमेंट दी गई है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी कंट्री को संभालती है, एज अ होल वो पूरी कंट्री के मैटर्स देखती है। लेकिन हर एक स्टेट की अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टेट की एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। जैसे महाराष्ट्र में अभी शिवसेना वगैरह की गवर्नमेंट है, समझ में आई बात? बिहार में नीतीश जी की गवर्नमेंट है ना? कई जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो दैट इज बोलने का पॉइंट मतलब ये है कि हर स्टेट के अपने स्टेट के मैटर्स के लिए एक उनकी क्या अपने स्टेट के मैटर्स हैंडल करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? सक्षम होती है। तो क्या बनाई जाती है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट। अब पॉइंट क्या आता है साहब, मेरे को एक चीज बताओ कि सर जब दो दो गवर्नमेंट है तो इन दोनों के बीच में झगड़े नहीं होते क्या? ये नहीं ये काम मैं करूंगा, वो काम नहीं नहीं ये काम तू मत कर मैं करूंगा, नहीं नहीं ये अच्छा काम मैंने किया बुरा काम तूने किया, तो क्या इन लोगों के बीच में झगड़े नहीं होते क्या? दो दो गवर्नमेंट एक साथ कैसे रन कर सकती है सर? मान लो सर एक जगह बीजेपी है दूसरी जगह बीजेपी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? मान लो महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, मान लो, समझ में आई बात? अच्छी बात होती। महाराष्ट्र में भी बीजेपी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन है? बीजेपी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि एक ही पार्टी है। लेकिन मान लो एक जगह बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है, और दूसरी जगह कौन है? बीजेपी, तो आपस में दोनों गवर्नमेंट क्या करेंगी? लड़ जाएंगी। अच्छे कामों का क्रेडिट खुद लेना चाहेंगी, बुरे कामों एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ना तभी इन लोगों के मैटर्स, तभी इन लोगों के पावर्स वो क्या कर दिए गए थे? डिवाइड कर दिए गए थे। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी वो सारे पावर सारे वो मैटर्स क्या कर दिए गए? इन दोनों के बांट दिए गए।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। दोनों के पावर्स क्या कर दिए गए, बांट दिए गए। सर दोनों के पावर्स किस तरीके से कैसे बांट दिए, तो किसने बांटा, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, मदर फादर ऑफ ऑल लॉस, समझ में आ रही बात। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहां पे क्लियर मैटर्स को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और वो कैसे बांटा गया तो बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट है बेटा, यूनियन लिस्ट, थोड़ा ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूं बेटा ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, बाकी आप बहुत डिटेल में तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, लेकिन स्टिल थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जो मैटर्स यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, जो भी बातें लिखी हुई है यूनियन लिस्ट में, समझ मेरी बात, वो सारे मैटर, वो सारे पावर्स किसके है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। मतलब वो सारी चीजों के ऊपर लॉ बनाने से लेके, सारे काम करने से लेके, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब वॉट एवर मैटर्स रिटर्न इन यूनियन लिस्ट, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगेन अगर मैं बात करूं स्टेट लिस्ट की, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी मैटर स्टेट में लिखे हुए हैं, स्टेट लिस्ट में लिखे हुए, वो सारे चीजों के ऊपर लॉ बनाने से लेके, वो सारी चीजों के ऊपर काम करने से लेके, उसकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। समझ में आई बात, तो सारी चीजें किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो ये क्या हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं रहे, इसीलिए पहले ही क्या कर दिए गए, दोनों में काम बांट दिए गए। और लास्ट तुम्हारा आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को क्या है, तो भाई साहब एक ये लिस्ट के अंदर कुछ मैटर्स लिख के दिए गए हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, और जहां पे दोनों गवर्नमेंट को पावर दिए गए, एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिए गए और स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या दिए गए, पावर दिए गए। तो जहां पे दोनों गवर्नमेंट्स को क्या दिए गए, कॉन्करेंट लिस्ट में पावर दिए गए, यानी ये दोनों मिलके इस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी क्यों सर ऐसा किया गया, क्यों दोनों में बांटे गए मैटर्स को, क्योंकि सर वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है और उसमें दोनों का इंटरेस्ट है, एज इन सेंट्रल का भी इंटरेस्ट है और स्टेट का भी क्या है, इंटरेस्ट है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ये तो एक छोटा सा पॉइंट समझाना था, क्लियर हो गया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में सारे मैटर्स क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। और वो सारे मैटर्स जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, वो जिसके पावर्स में जो जो दिया गया है, वो उसके ऊपर क्या करता है, काम करता है। अब जब मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट्स की, तो बच्चों के दिमाग में आता था कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमने समझ में आ गया कि वो पूरे इंडिया से रिलेटेड चीजें जो है, मतलब जो मैटर्स दिए होंगे ना वहां पे उनकी लिस्ट में, वो सारे इंडिया के लिए क्या करती है, उसके ऊपर काम करती है। ना कोई भेदभाव वाली बात नहीं है कि मैं महाराष्ट्र के लिए करूंगी तो बिहार के लिए नहीं करूंगी, बिहार के लिए करूंगी तो महाराष्ट्र के लिए नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनकी दायरे वो सीमित होते हैं अपनी ही स्टेट तक। यानी अगर वो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने ही स्टेट के लिए क्या करेंगी, स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली काम करेंगी और अपने स्टेट में जो भी चीजें है उसको क्या करेंगी, एप्लीकेबल करेंगी। यानी वो ये नहीं बोल सकती कि मैं बिहार में काम करूंगी, राजस्थान में काम करूंगी, क्या बोलती है, यूपी में काम करूंगी, ऐसा कुछ नहीं। समझ में बात। तो ये सारी बेसिक सी चीजें थी, मेरे को पता है, आपको पता है, इसलिए मैंने एक शॉर्ट में इसको फटाफट में क्या कर दिया, बता दिया, आप लोगों के दिमाग में बैठा दिया। ठीक है, अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज पे आता हूं। सर हमको ये बताओ कि ये जो हमारी कंट्री है, आपने बोले ये रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, सर हम वोट देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसे जो राजा डिसाइडेड चलते आ रहा है पूर्वजों से, उसका ही बेटा यहाँ पे राजा बनने वाला है, वो ही शासन करेगा। समझ में आई बात, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पे तो सर हम वोट देंगे, आपने बताया 18 क्रॉस वाले सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वोट देंगे, बराबर बात है आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर हमको बताओ कि ये सब प्रोसेस होती किस तरीके से। ठीक है भाई, बता देते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। गाइस हमारी जो कंट्री है, आपको अगर मैं बताऊं तो हमारी जो कंट्री है, समझ में आ रही बात, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है, बटी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है। समझ में आ रही बात, यानी एक ही स्टेट जो है, ये आप इधर ऊपर भी आ जाओगे तो एक ही स्टेट जो है, वो एक ही स्टेट के अंदर भी बहुत सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बटी हुई है। सर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, आओ समझाते हैं, ध्यान से सुनना। गाइस किस तरीके से होता है ना, मैं पहले बात करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, समझ में आई बात। तो सबसे पहले क्या होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में जो भी
क्या होता है, जो भी खड़ा होता है और जो भी वहां से क्या होता है इलेक्ट होके आता है, वो इलेक्टेड मेंबर क्या बनता है, वो इलेक्टेड मेंबर बन जाता है सब एमपी। सर ये एमपी का मतलब क्या हो गया, सर एमपी का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके बेसिस पे डिसाइड होती है, तो सर वहां की सिटी की पॉपुलेशन, एरिया, ये सब के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, डिसाइड होती है। समझ में आई बात? ऐसा कुछ नहीं दिमाग में लेके चलना कि एक सिटी है तो पूरी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेंगी, नहीं। नागपुर में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, क्योंकि ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बॉम्बे की बात करूंगा तो वहां पे एक से ज्यादा क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी एक से ज्यादा वहां पे क्या चुन के आते हैं, एमपी चुन के आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं बात कर रहा हूं जब इलेक्टेड मेंबर्स की, तो जब वो इलेक्ट होके आते हैं, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जो कि अभी 2019 में हुए थे, रिसेंट में आपको पता होगा, तो 2019 में क्या हुए थे, लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। तो लोकसभा के इलेक्शन जो हुए 2019 में, जब नरेंद्र मोदी जी फिर से चुन के आए, है ना, तो वो इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर जो जो मेंबर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए, जैसे अगर मैं मोदी जी की बात करता हूं तो वो वाराणसी से चुन के आए थे। समझ में आई बात? तो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एज अ एमपी बोल के क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे। समझ में आई बात? मिनिस्टर बोल के इलेक्ट नहीं होता कोई, दिमाग में गलत फहमी मत पाल लेना। वो क्या बोल के इलेक्ट हुए थे, एमपी, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे हमारी सिटी में नितिन गडकरी जी क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे। ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग पर्सन क्या होके आए, इलेक्ट होके आए। और ये जब पर्सन इलेक्ट होके आते हैं, समझ में आई बात, तो इनकी संख्या जो है वो होती है 543। अब इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बोला जा रहा है साहब, यानी 543 मेंबर चुन के आते हैं पूरे इंडिया से, यानी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 मेंबर चुन के आते हैं पूरे इंडिया से। तो सर इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भाई एक चीज और बता देता हूं, ये लोग, ये बंदे जो है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है। जैसे हमारी सिटी के रिप्रेजेंटेटिव है नितिन गडकरी जी, हमारी सिटी में जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं हम लोगों को, अब हम तो खुद जाके वहां पे बोलेंगे नहीं ना किसी को, या हम तो अपनी बात नहीं रख सकते, तो हम सबको रिप्रेजेंट करने वाले बंदे हो गए कौन, नितिन गडकरी जी। वाराणसी को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे हो गए कौन, नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे बिहाफ में जो भी हमारी दिक्कतें, हमको प्रॉब्लम्स है, या हमारे बिहाफ में वो सारी बातें पार्लियामेंट में क्या करेंगे, मुद्दे उठाएंगे। सर वो पार्लियामेंट हुई ना, हाँ वही जहां पे वो खुर्ची उर्ची फेंकते सर, वो एक एक को अपने पप्पू जी, सॉरी राहुल गांधी जी वहां पे एक बार गले वाले मिले थे मोदी जी से, हाँ बस वही सब बिल्कुल सही समझे, नालायक कुछ भी समझते हो। पार्लियामेंट वो प्लेस जहां पे सारे एमपीज क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं और सारे मैटर्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, मारा पीटी नहीं, क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे सब जोक था भाई, है ना, तो वहां पे बैठ के वो लोग क्या करते हैं, सारे मैटर्स को डिस्कस करते हैं, और वो सारे मैटर्स जो भी होते हैं वो कंट्री के फेवर में होते हैं। तो बेसिकली 543 मेंबर्स हो गए जो एमपी हर एक जगह से क्या हुए, चुन के आए, और ये सब कहां जाके बैठ गए, पार्लियामेंट में जाके बैठ गए। ये सब कहां जाके बैठ गए, पार्लियामेंट में। समझ में आई बात? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए इनको क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। अब सब एक साथ बैठ गए, मोदी जी आए, वो अपनी जगह पे बैठ गए, राहुल जी चुन के आए थे कहीं तो भी सिटी से, है ना, वो चुन के आए थे वहां बैठ गए, नितिन गडकरी जी चुन के आए कहीं से भी, वो बैठ गए, सारे लोग जितने लोग चुन के आए, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कुछ नहीं, ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आने वाले मेंबर्स हैं सारे। अब बैठ के क्या करें, सब एक दूसरे को बोल रहे, वो अलग बात बोल रहा, वो अलग बात बोल रहा, कोई सहमति नहीं बन रही, तो ऐसा थोड़ी ना देश चलेगा। राहुल गांधी जी अपनी बात रख रहे, मोदी जी अपनी बात बोल रहे, तो देश चलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए ना। पूरे 543 मेंबर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बातें लेके आएंगे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालेंगे, लेकिन उनमें से कुछ मेंबर्स उनमें से क्या फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। एज एन 543 मेंबर्स में से जो 273 मेंबर्स होते हैं, सॉरी 272 के ऊपर मेंबर्स होते हैं, एज एन 272 पकड़ लो, 272 मेंबर्स होते हैं, वो सब मिलके एक साथ एक बात पे काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, 272 मेंबर्स एक बात पे, एक चीजों के ऊपर काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। और जब वो 272 मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं तो वो लोग मिलके क्या फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ना। 272 मेंबर्स जो हो गए वो एक साथ आ गए और वो क्या फॉर्म करेंगे, अब गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट।
सर ऐसा क्यों हो गया? सर बाकी जो लोग हैं वो क्या है, वो लोग अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, समझ नहीं बात? यानी पूरे 543 मेंबर्स मिलकर गवर्नमेंट या कंट्री नहीं चलाएंगे, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो मेजॉरिटी एक साथ बैठ के काम कर रही है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब वो जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो उसका भी क्या रखेंगे, वहां पे ध्यान रखेंगे, समझ नहीं बात? तो देखो 543 मेंबर्स आए, 543 मेंबर्स में से 272 मेंबर्स ने मिलकर क्या बना दी, गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, जिसको हमने बोल दिया कि क्यों क्या फॉर्म हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो अगेन 272 मेंबर्स एक साथ तो सब कुछ काम नहीं कर सकते ना, नहीं सर, बराबर बात है। तो फिर वो लोग अपना एक क्या चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, वो अपना एक क्या चुनते हैं, लीडर चुनते हैं। यार लीडर की बात ना बोलते हुए मैं भी ऐसा बोल देता हूं, वो उनमें से कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स फॉर्म्स या सम मेंबर्स बिकम्स काउंसिल मिनिस्टर्स। अब देखो 272 मेंबर्स हो गए, अब 272 मेंबर जो है अगेन वो एक फेवर में एक बात पे राजी हो गए, है ना, और उसके साथ साथ जो भी बंदे को, जो भी पार्टी को इनने यहां पे लाए, उनकी गवर्नमेंट क्या हो गई, फॉर्म हो गई। जैसे 272 मेंबर्स ने नरेंद्र मोदी जी को क्या मान लिया था, अपना लीडर मान लिया था, तो नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर मान लिया, तो नरेंद्र मोदी जी उनके लीडर हो गए, एज इन बीजेपी की क्या फॉर्म हो गई, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। वो अगर किसी और को अपना लीडर मानते तो उनकी गवर्नमेंट क्या हो जाती, फॉर्म हो जाती। तो यहाँ पे उन लोगों ने किसको अपना लीडर चुन लिया, नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर चुन लिया, और नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर मान के सेंट्रल अपनी गवर्नमेंट क्या कर लिए, बीजेपी ने फॉर्म कर ली। और उनके अंदर से कुछ मेंबर्स को, सम मेंबर्स क्या बन जाते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स बन जाते हैं, जो स्पेसिफिक एरियाज में, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को, मतलब एक्चुअली में जो लोग गवर्नमेंट को क्या करेंगे, रन करेंगे, जो एक्चुअली में गवर्नमेंट बन के क्या करेंगे, काम करेंगे। हाँ 272 मेंबर साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, जब भी कोई मैटर आएगा पार्लियामेंट में तो वो सब एक सुर में एक साथ बात करेंगे और बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन 272 मेंबर्स पूरे कंट्री नहीं चला सकते, गवर्नमेंट नहीं चला सकते। उनमें से कुछ मेंबर्स क्या बनते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स बनते हैं। और इन काउंसिल मिनिस्टर्स की जो हेड होता है, यानी काउंसिल मिनिस्टर भी अपना एक क्या चुनती है, हेड चुनती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या, इनके अंदर जो मेन हेड है इन लोगों का, समझ नहीं बात, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर। वापस से देखो, सबसे पहले इलेक्शंस हुए, एमपी अपॉइंट हुए, उसके अंदर से जो मेजॉरिटी जिसकी फॉर्म हुई, उनने अपना एक लीडर चुना, उनकी गवर्नमेंट क्या होगी, फॉर्म हो गई। और जिनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, 272 मेंबर जिनके थे, जैसे बीजेपी के 300 के ऊपर थे ज्यादा भी हो सकते, उनकी गवर्नमेंट क्या होगी, फॉर्म हो गई। और उनकी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसके अंदर से कुछ लोगों को गवर्नमेंट रन करने के लिए अपॉइंट किया गया, अपॉइंट एम्प्लॉइज, यस, उनके अंदर से कुछ लोगों को एम्प्लॉय बोल के अपॉइंट किया गया, जिनको आप मिनिस्टर बोलते हो। यस, मिनिस्टर्स आर एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट। देखो एमपी जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो एम्प्लॉय नहीं है, नौकर नहीं है, सैलरी नहीं मिलती उनको, समझ में आ रही बात? सर पैसा मिलता है लेकिन सैलरी बोल के नहीं मिलता है, एम्प्लॉइज नहीं है एमपी। और जो उनमें से मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं उनको प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं अमित शाह जी की, ध्यान से सुनना, तो अमित शाह जी जो है वो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। अमित शाह जी जो है वो क्या है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। तो उनको एक ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मतलब पूरे कंट्री के पुलिस को और इन सबको क्या करने की, हैंडल करने की, समझ में आई बात? तो अब उनके दो काम है, एक तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए थे, जाके वो क्या है, एमपी है, वहां का भी ध्यान रखेंगे वो पूरा, और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को भी क्या करेंगे, वो हैंडल करेंगे, जिसके लिए उनको एज अ होम मिनिस्टर, उनके पास कितनी पोजीशन होगी, दो, एक होम मिनिस्टर, उसके लिए उनको क्या मिलेंगी, सैलरी मिलेंगी, और दूसरे वो क्या है, एमपी है, तो एमपी के लिए उनको क्या मिलेगा, ऑनोनेरियम मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑनोनेरियम, दैट इज रेम्यूनरेशन मिलेगा, दैट इज नॉट अ सैलरी। समझ में आई बात? तो इनके पास कितनी पोस्ट है, दो। बट कुछ ये मेंबर 272 में से ऐसे भी होंगे
जो मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं हुए तो वो सिर्फ क्या है, एमपी है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के मैटर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करना, वहां को डेवलपमेंट करना, वही वो सब क्या करेंगे, चीजें करेंगे। आई बात समझ में? तो अगेन काउंसिल मिनिस्टर्स के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वो आज की तारीख में कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ये पूरा क्लियर हो गया सब। यहीं से हम चालू करते हैं आपका चैप्टर पॉलिटिकल अफेयर्स। आपको बैकग्राउंड गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बन गया होगा आई होप अभी तक। तो ये देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो करंट पोर्टफोलियोज एज इन किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, यानी जो मिनिस्टर चुने गए, काउंसिल मिनिस्टर चुने गए, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर चुने गए, है ना, उनमें से किसके पास क्या पोर्टफोलियो है, किसके पास क्या काम है, कौन सी डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एज अ एमपी है एक वाराणसी के, उसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर है। मतलब सारे जो मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए, ये सारे इतने सारे मिनिस्टर जो आपको दिख रहे हैं, इन सबका काम की देखरेख करना, इन सबके काम ये प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी सारी काम की जवाबदारी जो जिनको दी गई है वो प्रॉपरली निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, वो सारी चीजों की देखरेख कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। समझ में आई बात? और उसके साथ साथ यानी ये देखरेख तो उनकी कर ही रहे, यानी वो देख सारे मैटर कि राजनाथ जी प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, अमित शाह जी प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब वो कर रहे। उसके अलावा इनके पास कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के चार्ज भी, कितना काम करते भाई ये, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, यानी पेंशन से रिलेटेड पब्लिक की प्रॉब्लम से जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है उससे रिलेटेड चीजें जो है वो पूरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसके हाथ में है, उसके हेड कौन है, नरेंद्र मोदी जी। मतलब वो उससे रिलेटेड भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑटोमेक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, समझ में आई बात, उसके भी मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। स्पेस डिपार्टमेंट, उसके भी हेड नरेंद्र मोदी जी। ऑल इंपॉर्टेंट, अच्छा मतलब ये देखो, एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए वो, उसके अलावा उनके पास और चार्ज है, मतलब वो मिनिस्ट्री के और कोई मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करे उनने। चाहते तो इसका भी कोई मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोले नहीं नहीं, ये काम भी मैं ही करूंगा। समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक की प्रॉब्लम सुनना वगैरह सब इंपॉर्टेंट काम है। पेंशन इंपॉर्टेंट काम है। ऑटोमिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब के काम उन्होंने अपने पास रखे। तो वो इनके बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो ऑटोमिक एनर्जी के भी मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। स्पेस डिपार्टमेंट भी उनके पास ही है, और उसके साथ साथ तो प्राइम मिनिस्टर तो है ही। और ये बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स दिए हुए आपको, समझ में आई बात। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो क्या दिए गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जिनके पास, देखो क्या 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी सुन लो पहले। 3 टाइप के रोल्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट चार्ज, समझाऊंगा क्या एक एक करके, और स्टेट मिनिस्टर्स। देखो क्या है कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे राजनाथ सिंह जी है जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तो डिफेंस डिपार्टमेंट को, पूरी कंट्री के डिफेंस डिपार्टमेंट को जो संभालेगा, समझ में आई बात, वो कौन संभालेगा, उसके हेड कौन है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, राजनाथ सिंह जी के ऊपर है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, राजनाथ सिंह जी के ऊपर है। तो ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर, समझ में आई बात। अब इनके अंडर एक और मिनिस्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, समझ में आई बात। उसको डेप्यूटी कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जा सकता है, डेप्यूटी डिफेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इनके अंडर, मतलब उनके अंदर एक और बंदा है जिसको हम बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर, समझ में आई बात। स्टेट मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं समझना, जैसे पीछे दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये दिए हुए यहाँ पे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में अगर बात करो तो श्रीपद नाइक करके जी, वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। कहाँ के, डिफेंस डिपार्टमेंट के। तो डिफेंस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट जिसको रन कर रहे हैं, मतलब हमारे मिलिट्री से लेके सारी चीजें, वहां उनके लिए जो भी सामान मुहैया कराना है, पूरी कंट्री की मिलिट्री फोर्स को संभालना है, ये सब कुछ काम किसका है, राजनाथ सिंह जी का। और उनके अंडर, क्योंकि वो अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकते, तो उनके अंडर एक डेप्यूटी मिनिस्टर बोल के भी श्रीपद नाइक जी को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। समझ में बात। तो वो कौन हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना। वो जो भी काम करेंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, राजनाथ सिंह जी को। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसके ऊपर होंगी, राजनाथ सिंह जी के ऊपर। और फिर राजनाथ सिंह जी अपने काम की रिपोर्ट किसको देंगे, प्रधानमंत्री जी को। समझ में, तो एक हायरार्की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जैसे श्रीपद नाइक जी जो है वो रिपोर्ट करेंगे राजनाथ सिंह जी को, वो उनके अंडर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ में बात। ऐसे ही आप देखोगे बाकी डिपार्टमेंट्स का भी है। किरण रिजिजू जी माइनॉरिटी अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर है, समझ में। तो दैट इज वो डिपार्टमेंट के सेकंड मिनिस्टर। उनके ऊपर एक और ऑलरेडी क्या है, मिनिस्टर है। एक और होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
एक और होते हैं मेरे बच्चा, वो कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है। अब ये क्या है साहब? अब देखो यार, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री चलाने के लिए बहुत सारे मैटर्स होते हैं। वो सारे मैटर्स के लिए अलग 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 एक एक क्या बनाया जाता है? मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। एक एक पर्टिकुलर मैटर्स को लेके उनका एक क्या बनाया गया? मिनिस्टर बनाया गया। और उसका स्पेसिफिक काम क्या है कि वही चीजों के ऊपर उसको क्या करना है? अच्छे से ध्यान देना है। समझ में आई बात? यानी वही मैटर्स के ऊपर उसको वही एरियाज के अंदर क्या करना है? काम करना है। और उनके साथ साथ एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी दे दिया गया, ताकि वो काम, वो डिपार्टमेंट का काम प्रॉपरली बहुत अच्छे से क्या हो? कर सके। समझ में आई बात है ना। उनका एक सेकंड हैंड सबऑर्डिनेट भी उनको क्या कर दिया गया? दे दिया गया। उसको बोल दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो ज्यादा बड़े मैटर्स नहीं होते, छोटे मैटर्स बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आई बात? जिसके लिए हम कैबिनेट में उनको जगह नहीं देते, हम अलग से उनको अपॉइंट करते हैं, जिसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, बट दे आर इंडिपेंडेंट चार्ज। ध्यान से सुनना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट नॉर्मल। क्या फर्क होता है? जब मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की, तो इन लोगों को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जस्ट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स। जस्ट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनको भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है। और ये डायरेक्टली अपने काम की रिपोर्ट किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। मतलब दे आर नॉट सबऑर्डिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। वो सब डिप्यूटी मिनिस्टर नहीं है, किसी के, कोई मिनिस्टर के अंडर नहीं है। उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। वो पूरे डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। बट उनको अलग से क्यों रखा गया है? बिकॉज जो मैटर्स है वो मैटर्स इतने ज्यादा रिलेवेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बाकी मैटर्स है, समझ में आई बात, उतने ज्यादा वो क्या नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनको अलग से क्या दे दिया गया? मिनिस्टर उनके लिए अपॉइंट कर दिया गया और उनको बोल दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। बेसिकली उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या नहीं मिली? जगह नहीं मिली। तो देखो जब भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक होंगी, समझ में, मीटिंग्स होंगी, और उनमें नरेंद्र मोदी जी उनसे क्या लेंगे? पूरा हिसाब किताब लेंगे। भाई काम किया कि नहीं किया तूने, क्योंकि बहुत बढ़िया मिनिस्टर है ना। वो बिल्कुल पूछते हैं कि तुमने काम किए कि नहीं किए, तुमने ये डिपार्टमेंट में क्या करे अभी तक, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड लाओ। तो जब एक कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, तब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उसके अंदर नहीं बैठेंगे। हाँ, जब उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर रहेगा तो वो बिल्कुल उसमें क्या करेंगे? इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली दे आर ऑल्सो जूनियर मिनिस्टर्स बट विद अ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड दे आर डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। समझ में बात? वेयरएज जब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, दूसरे की बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स की, समझ में बात, जो इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, वो दूसरे मिनिस्टर के अंदर है। उनको रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली नहीं करना है, उनको अपने डिपार्टमेंट के हेड को क्या करना है? हेड को क्या करना है? जवाब देना है। जैसे श्रीपद नाइक जी राजनाथ सिंह जी को क्या देंगे? जवाब देंगे। समझ में बात? सर एक चीज बताओ। हाँ बोलो सर। इतना सारा याद करना पड़ेगा सर? सर यस सर मैं बोल रहा हूँ याद हो जाएगा। अरे कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात? अरे बहुत इजी है, 2-3 बार इसको रीड करोगे, मेरे साथ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आई गारंटीड, आई एश्योर्ड यू डैट। चलो चलते हैं। सर इनकी फोटो वोटो तो कुछ दिखाओ आप, ऐसे समझ में नहीं आएगा सर, हमारे को मजा नहीं आएंगे ऐसे। ठीक है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है, देखो आपको काम आती है क्या। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो मैंने बता दिया। ये हमारे कौन है? राजनाथ सिंह जी है। कौन है हमारे? ये राजनाथ सिंह जी है ना, जो पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट में रह चुके हैं कुछ टाइम पहले। लेकिन खैर कंफ्यूज मत हो ना, नॉर्मली आज की तारीख में ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डिफेंस। समझ में आ रही बात? यानी कैबिनेट मिनिस्टर है ये। और नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सेकंड नाम आता है, हाँ अमित शाह जी का तो आता है, लेकिन ऑफिशियली जो सेकंड नाम आता है वो किसका आता है? राजनाथ सिंह जी का। समझ में आई बात? तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। समझ में? डिफेंस रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो कौन हैंडल करते हैं? हमारे राजनाथ सिंह जी। हियर कम्स सबसे पावरफुल बंदा। समझ में आई बात? मतलब चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स। कौन है चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स? सर बोलेंगे बीजेपी की बातें कर रहे हैं। यार देखो अपनी अपनी ओपिनियन है यार सबकी। मैं ना कांग्रेस का हूं ना मैं बीजेपी का हूं, मैं तो अपने इंडिया का हूं। समझ में आई बात? अपन ना कांग्रेस के, अपन ना बीजेपी के। हम जो अच्छा काम करेंगे हम उसके हो जाते हैं, हम ऐसे लोग हैं। तो खैर मैं बहुत पर्सनली इनको बहुत पसंद करता हूँ, श्री अमित शाह जी। ये कौन है? होम अफेयर्स के मिनिस्टर से। समझ में आई बात? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी
अगर मैं बात करूं तो ये एक शॉर्ट में आपकी हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बोलूं तो ये काम करते हैं डिफेंस मतलब मिलिट्री रिलेटेड चीज़ों से, और ये हमारे पुलिस वगैरह, हमारे इंटरनल सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, समझ में आई बात, कंट्री के अंदर मैटर्स को हैंडल करके रखना, कंट्री को चलाना, तो ये कौन करते हैं? अमित शाह जी। अगेन बिजनेस माइंड, बहुत ही बढ़िया पॉलिटिशियन, समझ में आई बात, यानी एक नंबर, मतलब हमारे सिटी के हैं, पर्सनली इनको देखा भी है, मिला भी हूं मैं कई बार, लेकिन बहुत बढ़िया बंदे हो और एकदम इनका क्लियर कंसेप्ट है, बिजनेस माइंड, इनकी बातें, इनकी पॉइंट सुनने में बहुत मजा आती। कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी जी, समझ में आई बात। तो नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और साथ ही साथ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इसको आप एमएसएमई भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए, एमएसएमई। एमएसएमई के मिनिस्टर जो है, यानी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को पूरी कंट्री के जो है उनको हैंडल करना, और साथ ही साथ रोड और हाईवेज बनाना, वो किसका काम है? इनका काम है। और आप खुद देख रहे हो कि आज हर सिटी में, हर गली कोंटे में सीमेंट रोड और ये सब का क्या हो रहा है, नेशनल हाईवेज क्या हो रहा है, पूरे कंट्री में बन रहे हैं उसके साथ साथ। तो इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? नितिन गडकरी जी को। बहुत बढ़िया बंदे हैं, समझ में आई बात सर, सभी बढ़िया है। तो ये तीनों को तो आपने बहुत बार देखा भी होगा, मतलब अगर मैं राजनाथ सिंह जी की बात करूं तो यस डिफेंस मिनिस्टर, मैं अमित शाह जी की बात करूं तो यस यस बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं नितिन गडकरी जी की, तो क्या सर 2 डिपार्टमेंट है उनके पास, फर्स्ट डिपार्टमेंट, सर इनको 2 डिपार्टमेंट, उनको एक एक क्यों दिए? अरे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, होम अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके साथ दूसरा मैटर वो डील नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत काम होते हैं। यहाँ पे रोड और हाईवेज के साथ, रोड और हाईवेज मतलब है बड़ा लेकिन नॉट दैट बिग, तो उसके साथ साथ इनको एमएसएमई का भी डिपार्टमेंट दिया गया है। अब ये सदानंद गौड़ा जी, समझ में आई बात, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। श्री निर्मला सीतारमन जी, मतलब ये मैम को तो आपने श्रीमती, सॉरी माय मिस्टेक, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है ना, ये फाइनेंस मैटर्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमारे सीएस वालों और सीए और सीएस वालों के रिलेटेड चीजें भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन का पैसा लेना वगैरह इस सब से रिलेटेड, और कॉर्पोरेट अफेयर्स, समझ में आई बात, आपकी एमसीए वगैरह कंपनी से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करना, ये सारे मैटर्स कौन देखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की श्रीमती निर्मला सीतारमन जी मैम, समझ में आई बात। फिर रामविलास पासवान जी, इनको भी आपने काफी देखा होगा, ये सब मतलब बहुत पुराने पॉलिटिशियंस है। अगर मैं बात करूं रामविलास पासवान जी की तो काफी पुराने हैं, बिहार से आते हैं ये, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आई बात, खाना पीने से रिलेटेड चीजों के, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड मैटर संभालते हैं, कंज्यूमर अफेयर्स। नरेंद्र सिंह तोमर जी, सर पूरे मिनिस्टर एक साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये लास्ट है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज। सर इतना डिटेल में आपको नहीं जाएंगे, मैं बताऊँ आपको, मेरे हिसाब से पूछे जा सकते हैं ना, तो स्टार्टिंग के कुछ लोग पूछेंगे, लेकिन स्टिल हमको याद होना चाहिए। एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड काम कौन देखते हैं? ये देखते हैं। हाँ, इनको भी आपने जानते होंगे, इनके लिए मैं बोलूंगा ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। श्री रविशंकर प्रसाद, बहुत बार टीवी में आते हैं, मतलब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये इतना ज्यादा आपने इनको नहीं देखा होगा टीवी वगैरह में, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी जो है वो लॉ जस्टिस से रिलेटेड मैटर्स और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समझ में आई बात, यानी इनका 3 डिपार्टमेंट है, लॉ और जस्टिस पूरी कंट्री के, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ में आई बात। आईटी मिनिस्टर है हमारे रविशंकर प्रसाद जी। अब यहां तक तो हमने देख लिए, बादल मैडम को हम का डिपार्टमेंट हम कल देखेंगे, ठीक है, तो कल ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में कल क्या होता है, समझ में आई बात। तो ये देखो वापस एक बार रिवीजन कर लेंगे फटाफट। तो इनमें से ये फेस तो याद थे, सदानंद गौड़ा जी क्या है? केमिकल और फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर, केमिकल और फर्टिलाइजर, ठीक है सर, याद हो गया। फिर सर श्री निर्मला सीतारमन मैडम, फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, समझ में आई बात। फिर रामविलास पासवान जी, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, समझ में आई बात, देखो इनका चेहरा बहुत क्यूट है, याद रहेगा आपको चेहरा, तो एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट। रविशंकर प्रसाद जी, भाई ये पिक्चर ही में दिमाग में लेके आ जाओ ना, पीछे आपको दिखी रहा है पूरा एकदम बैकग्राउंड तो लग रहा है कोई कोर्ट वोट में खड़े, खैर मजाक कर रहा हूँ। तो ये क्या है? हमारे लॉ एंड जस्टिस मैटर्स से रिलेटेड मैटर्स के मिनिस्टर है। आई बात समझ में? चलते हैं सर, यहाँ तक तो हमने देख लिया, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट में